अब उसके बाद आइए हम मैक्रोफेज की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैक्रोफेज शुरू करने से पहले ना यहाँ पे एक छोटी सी एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसको हम देख लेंगे ना तो ये चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा, वरना इसमें हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने मैक्रोफेज बना रखा है। ठीक है, तो मैक्रोफेज में क्या होता है कि मैक्रोफेज के क्रोमोसोम नंबर 6, ये देखिए इसका न्यूक्लियस है। क्रोमोसोम नंबर 6 पे यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक जीन है जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा ना ये बहुत वेरिएबल होता है। इस वजह से जब बहुत वेरिएबल होता है ना तो इससे जितने भी एमआरएनए बनेंगे सब वेरिएबल होंगे। और देखिए यहाँ पे इस जीन से जब एमआरएनए वेरिएबल बनेंगे तो इससे जो प्रोटीन बनेगा ये भी वेरिएबल होगा। तो देखिए सारे प्रोटीन देखिए ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सारे एंटीबॉडी में देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल चेंज है सब में। ठीक है, देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो जितने भी बनेंगे ना इससे सब अलग होते हैं। अब मान लो कोई पैथोजन हमारे पास आया, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं टीबी का। ठीक है, टीबी का पैथोजन हमारे पास आया, तो टीबी के पैथोजन किस तरह का है ये इस पर डिपेंड करता है। मान लो इसमें हम यहाँ पे लेके चले कि यहाँ पे एक स्क्वायर पैथोजन, ये टीबी का पैथोजन आया। ठीक है, अब मैक्रोफेज क्या करेगा, इस पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करने के बाद इसका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, इसका पूरे का ब्रेक डाउन कर देगा और जब इसका ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो फ्री हमारा एंटीजन था ना ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, फ्री एंटीजन प्रेजेंट हो गया। अब ये फ्री एंटीजन देखिए यहाँ पे कई तरह की एंटीबॉडी बनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे तरह की एंटीबॉडी बनी। अब इसमें से देखिए किसी भी एक फिट आ जाएगा, तो देखिए ये स्क्वायर तरह का है तो ये यानी यहाँ पे फिट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इतने सारों में से कहीं ना कहीं ये फिट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब ये एंटीजन जब प्रेजेंट हो गया, अब जब ये ऐसा हो गया ना, अब क्या करेगा ये माइक्रोफेज इसको इस वाले को लेके चला जाएगा सरफेस पे। तो देखिए सरफेस पे कैसे क्या होगा, देखिए ये एंटीजन यहाँ पे देखिए ये वाला एंटीजन आ जाएगा सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे एंटीजन आ गया और यहाँ पे जो एंटीबॉडी थी ये देखिए एंटीबॉडी इस टाइप की। ठीक, ये एंटीबॉडी ये ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये सरफेस पे देखिए ये चला गया एंटीजन और एंटीजन को प्रेजेंट कर लिया। अब इसको हम बोलते हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल ये हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ये जो है एंटीजन प्रोसेस्ड हो गया। एंटीजन प्रोसेस्ड हो गया यानी मैक्रोफेज इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके इसको कैच कर लिया और कैच करके इसको मेम्ब्रेन पे लेके चला जाता है। अब देखिए हम मेम्ब्रेन पे ले आया, अब मेम्ब्रेन पे जब आ गया तो ये हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्म बनी, अब यही फॉर्म हम यहाँ पे भी बना देते हैं। तो देखिए ये हो गया एंटीजन। ठीक है, अब हम नॉर्मल ऐसे बनाते चल रहे हैं, बस यहाँ पे हम समझाने के लिए बना दिए थे एंटीजन। और एंटीजन के बाद ये देखिए ये वाला ये एंटीबॉडी हो गया। ठीक है, एंटीबॉडी यानी ये MHC मॉलिक्यूल हो गया MHC। अब इसको लेके ना MHC क्लास 2 ये बनाना जरूरी है। देखिए अब ये इसको लेके ये चला जाएगा यहाँ पे देखिए टी हेल्पर सेल्स पे। ठीक है, टी हेल्पर 1 सेल्स पे इसको लेके जाएगा और यहाँ पे देखिए टी हेल्पर सेल्स पे कई तरह के TCR होते हैं। ठीक है, कई तरह के रिसेप्टर होते हैं। तो जो वाला ये लेके आया ना एंटीजन, देखिए ये वाला एंटीजन यहाँ पे इस तरह के स्क्वायर वाला एंटीजन, ये जिस टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट होगा वही उसी पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो देखिए मान लो इस कई तरह के थे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक बनाया, तो मान लो इस पे ये वाला प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस पे ये वाला प्रेजेंट ना होता तो ये आके ना बाइंड करता। तो ये इस पे प्रेजेंट है, तो अब आके देखिए ये एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंटीजन। ठीक है, एंटीजन यहाँ बाइंड हो गया और ये जो एंटीबॉडी थी ये देखिए ये एंटीबॉडी जो इसको लेके आई है, ये एंटीबॉडी देखिए यहाँ पे CD4 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस CD4 से ये बाइंड कर लेते हैं। बहरहाल इतना डिटेल में हमको यहाँ नहीं जाना था, बस यहाँ पे ऐसा कि जब इसका इंटरेक्शन होगा तो फिर ये इस सेल को स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से T1 नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरॉन गामा का सिक्रेशन होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को। ठीक है, तो इस तरीके से हमको टीबी में मान लो टीबी का एंटीजन है तो टीबी में हमको हमारे इम्यून सेल ऐसे काम करता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे फिर क्या होता है कि ये जो इंटरफेरॉन गामा है ना ये इस मैक्रोफेज पे, ठीक है, देखिए नॉर्मल मैक्रोफेज पे इंटरफेरॉन गामा वर्क करेगा और जब इस पे वर्क करता है ना तो ये मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाते हैं एपिथेलियाइड में। ठीक है, जब देखिए एपिथेलियाइड में जब कन्वर्ट होते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, तो इस मैक्रोफेज की जो कैपेसिटी फैगोसाइटोसिस वाली ये खत्म हो जाती है। साथ साथ ये डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि टीबी के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जो डिस्ट्रॉय करते हैं और ये एपिथेलियाइड ल्यूकोसाइट कीमोटैक्टिक फैक्टर भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मैक्रोफेज इंटरफेरॉन गामा की प्रेजेंस में एपिथेलियाइड में कन्वर्ट हुआ और एपिथेलियाइड फैगोसाइटोसिस वाली कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसमें, और इसमें टीबी को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हो जाती है क्योंकि ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस या ल्यूकोसाइट कीमोटैक्टिक फैक्टर ये सिक्रेट करते हैं। फिर ये देखिए अब आगे और क्या होता है, आगे हम यहाँ बात करें तो आगे ये देखिए जब टीबी के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीच में एपिथेलियाइड सेल आ गया और ये देखिए यहाँ पे देखिए किनारे किनारे ये देखिए टीबी सेंसिटिव टी सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे समझो बहुत अच्छे से लड़ाई चलेगी। ठीक है, मार काट चलेगी और इस वजह से ये टिश्यू जो होता है यहाँ पे डेथ हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केजियास नेक्रोसिस। तो हमको केजियास नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बाहर भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो ये पूरा हो जाता है हमारा ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो गया और फिर जब मोर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इस पे वर्क करेंगे ना
और फिर देखिए मोर टीएनएफ नहीं, इंटरफेरॉन गामा, जब इस पे ज़्यादा वर्क करेगा इस पे एपिथेलियोइड पे, तो ये एपिथेलियोइड आपस में जुड़ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं जाइंट सेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। अभी हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कैसे है, बस ये अगर नहीं समझ में आया तो अभी इससे जब रिलेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि ए टाइप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे है, देखिए हम यहाँ बताएं कि देखिए यहाँ पे एंटीजन आया और इस एंटीजन को ब्रेक किया और एंटीजन को लेकर यहाँ सरफेस पे चलाया, तो ये क्या हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हुआ। देखिए पहली लाइन यहाँ से देखिए, इससे हम पता किए, वैसे हमको समझ में नहीं आता, इस वजह से हम यहाँ बता दिया कि एंटीजन आया, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन करके एमएचसी क्लास 2 का फॉर्मेशन करता है और ये सरफेस पे लेके चला जाता है। तो ये हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज। और फैगोसाइटोस बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है तो हमको जानते ही हैं। और सेलुलर डिब्रीज को भी ये फैगोसाइट करता है और सेनेसेंट आरबीसीज को भी ये फैगोसाइट करता है। तो हम मैक्रोफेज में फैगोसाइट की कैपेसिटी होती है, तो ये फैगोसाइट कर देता है। ठीक है, और लॉन्ग लाइफ इन टिश्यू, टिश्यू में ये बहुत ज़्यादा सालों तक रह जाता है। ठीक है, तो मैक्रोफेज टिश्यू में सालों तक रह जाता है। और डिफ्रेंशिएट फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट्स, और ये सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट जो है इससे ये बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे बता ही दिए। और उसके बाद फिर क्या है, देखिए बताया गया कि एक्टिवेटेड बाय इंटरफेरॉन गामा, तो ये देखिए इंटरफेरॉन गामा से ही एक्टिवेट होता है। देखिए हम यहाँ पे बताएं कि ये जब सारी प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आके इस पे बाइंड करता है, तो फिर यहाँ से ये इंटरफेरॉन गामा का सिक्रेशन करता है और इंटरफेरॉन गामा इसको मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। तो ये चीज़ हो गई कि एक्टिवेटेड बाय इंटरफेरॉन गामा और कैन फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाया एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो वही है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ये फंक्शन करता है एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल के जरिए। तो देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम कर रहा है ना, देखिए एंटीजन को यहाँ पे लाया और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है एमएचसी क्लास 2। तो देखिए ये सारा बताने का हमारा मकसद था कि इसकी एक एक लाइन हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो हर लाइन को हम यहाँ से देखिए कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल्सो एंगेज इन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी में यही रोल प्ले करता है। तो ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडी सेल से बाइंड हो जाती है, उसके बाद फिर मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेता है, ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलोमास, तो ग्रेनुलोमा का ये जो है इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट है। देखिए हम यहाँ पे बात किए, ये देखिए यहाँ पे आके ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए ये एपिथेलियोइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एपिथेलियोइड जो है ये मैक्रोफेज से ही बनते हैं ना, इस वजह से ये ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यही हम बताया गया कि इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलोमा, जैसे टीबी या सार्कोइडोसिस में ये। ठीक है, ऐसा हो गया। और वेयर दे में फ्यूज टू फॉर्म जाइंट सेल्स, और फिर ये देखिए जब ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है तो एपिथेलियोइड सेल ये है, और एपिथेलियोइड सेल्स पे जब ये इंटरफेरॉन गामा और ज़्यादा वर्क करता है तो ये आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से जाइंट सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही देखिए मैक्रोफेज पे जब इंटरफेरॉन गामा वर्क करता है तो ये एपिथेलियोइड सेल बनते हैं, और ये एपिथेलियोइड सेल देखिए ये रोल प्ले करते हैं ग्रेनुलोमा के फॉर्मेशन में। ठीक है, और ग्रेनुलोमा फिर ये जब और ज़्यादा इस पे इंटरफेरॉन गामा वर्क करता है तो ये जो एपिथेलियोइड सेल से आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम जाइंट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही चीज़ यहाँ बता दी गई कि सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा के सेलुलर कंपोनेंट है, एपिथेलियोइड के फॉर्म में होता है, जैसे टीबी या सार्कोइडोसिस इसका एग्जाम्पल है। और वेयर दे, फिर ये जब ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब इंटरफेरॉन इस पर और ज़्यादा वर्क करता है तो ये जाइंट सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जाइंट सेल यहाँ पे, तो ये पूरा जो है ये जब हम इसको समझ लेंगे ना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। इसी वजह से हम यहाँ पे शुरू में इसको बताए थे, और अगर एक बार ना समझ में आया तो आप फिर से शुरू से देखिए, ये वाला पहले पोर्शन देखिए, फिर आपको ये वाला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, हमको याद सिर्फ यही रखना है, बस समझाने के लिए हम इसको बता दिए ताकि इसकी हर एक लाइन हमारे लिए क्लियर हो जाए। और अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि माइक्रो, तो मैक्रोफेज इसका नाम है, तो मैक्रो से देखिए लार्ज, फेज वन है ईटर, तो ये बड़े होते हैं साइज में और ये ईटर होते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करते हैं। और देखिए मैक्रोफेज नेमिंग वेरियस बाय स्पेसिफिक टिश्यू टाइप्स, देखिए मैक्रोफेज के नाम जो है टिश्यू के हिसाब से अलग अलग रखे जाते हैं। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं कि जब मैक्रोफेज किसी टिश्यू में जाते हैं और वहाँ परमानेंट रेसिड्यू बन जाते हैं तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए ये है कि माइक्रोगिलिया, कुफर सेल, एल्वियोलर सेल और डेंड्राइटिक सेल, मेसेंजियल सेल, लैंगरहैंस सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट, ये हो गया। यही चीज़ यहाँ बताई गई कि अलग अलग टिश्यू में जाएंगे वहाँ पे उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कुफर सेल इन लीवर, लीवर में कुफर सेल्स बोलते हैं। हिस्टियोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे तो हिस्टियोसाइट्स बोलेंगे, यहाँ पे हम दिखाना भूल गए थे, बस ये देख लीजिए, हिस्टियोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन, और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट इसको बोलते हैं। और माइक्रोगिलियल सेल्स इन ब्रेन, ब्रेन में माइक्रोगिलियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोगिलियल सेल्स हम यहाँ बता दिए। और ये बाकी जो चीज़ें है एल्वोलर और डेंड्राइटिक, ये सब हमको याद रखना है। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि लिपिड ए फ्रॉम बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड बाइंड CD14 ऑन मैक्रोफेज टू इनिशिएट सेप्टिक शॉक। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मैक्रोफेज होता है ना, इस पे CD14 प्रेजेंट होता है, और इस CD14 से
ये लिपिड ए बाइंड कर लेता है, ठीक है, लिपिड ए बाइंड कर लेता है और ये लिपिड ए प्रेजेंट कहाँ होता है, बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड पे, ठीक है, बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड पे यहाँ पे लिपिड ए प्रेजेंट होता है। तो जब लिपिड ए यहाँ इससे बाइंड करेगा तो उसकी वजह से ये CD14 है, ठीक है, CD14 से जब लिपिड ए बाइंड करेगा तो ये कॉज करता है सेप्टिक शॉक, ठीक है, तो सेप्टिक शॉक का मैकेनिज्म यहाँ बता दिया गया है शॉर्ट में। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। हमने देखा मोनोसाइट और मैक्रोफेज के बारे में, ठीक है। तो मोनोसाइट के बारे में कुछ खास नहीं था, बस ये था कि इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस होता है और ये 2 से 10% होता है, जबकि मैक्रोफेज जो होता है इसी मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन होता है और ये कई टिश्यू में जाके अलग अलग वहाँ परमानेंट रेसिड्यू बन जाता है, उसका नाम हमने यहाँ पे देख लिया। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे इसमें कि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की है कि गामा इंटरफेरॉन से एक्टिवेट होता है और ये MHC क्लास 2 के जरिए एंटीजन प्रोटीन सेल का वर्क करता है। और ये भी बात की है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी में भी रोल प्ले करता है और ये ग्रेनुलोमा का इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट है जैसे टीबिया सार्कोइडोसिस में। और यही जो है जायंट सेल का फॉर्मेशन करता है मैक्रोफेज, ठीक है। तो देखिए मैक्रोफेज के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ बताई गई है, ठीक। और बाकी अभी भी अगर आपका कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टेप में, इसमें या इसमें, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक।